देख रहे हैं सी टीवी 7 का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे विषयों, बहुत सारे समाचारों, बहुत सारी घटनाओं को लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। भावी पीढ़ी को शिक्षित करना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में कंवर समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षा को समाज के विकास का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बच्चे की प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिले। इसके लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंवर समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामाजिक सेवा और अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ दिलाई। सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुना जाना, उन्होंने कहा कि समाज की एकता और संगठन की मजबूती को दर्शाता है। सीएम साय ने कंवर समाज के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए संत गहिरा गुरु सहित समाज के पूरे धामों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार, सेवा और सामाजिक एकता के रास्ते पर चलते हुए समाज को नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में समाज के हर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कंवर समाज से शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सेवा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान का आह्वान किया। वहीं बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई सुबह दिखाई दे रही है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान और विकास सरकार की प्राथमिकता है। समाज की एकजुटता को मजबूत रखते हुए विकास की इस यात्रा में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। महज 23 साल की उम्र में भारत की बेटी ने इतिहास रच दिया और मिस वर्ल्ड जैसा ग्लैमरस ताज जीतने के बाद ग्लैमर की दुनिया में कैरियर बनाने के बजाय डॉक्टर बनने का सपना चुना। बात हो रही है रीता फारिया की, जिनका जन्म 23 अगस्त 1943 को मुंबई में, 17 नवंबर 1966 को रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वो भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली मिस वर्ल्ड विजेता बनी। उस दौर में न आज जैसी ग्रूमिंग क्लास थी, न फैशन एक्सपर्ट, न ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यहां तक कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए रवाना होते वक्त उनके पास सिर्फ 10 पाउंड थे और कई कपड़े उन्होंने उधार लिए थे। दिलचस्प बात यह है कि रीता ने सौंदर्य प्रतियोगिता को कभी अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं माना। उनका सपना डॉक्टर बनने का था। बचपन में अस्थमा की समस्या के दौरान डॉक्टरों से मिली देखभाल ने उनके मन में मेडिसिन के क्षेत्र में जाने की इच्छा पैदा कर दी। उन्होंने मुंबई के ग्रांड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की और मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में उनसे पूछा गया कि वह डॉक्टर क्यों बनना चाहती, तो रीता ने कहा कि भारत को ज्यादा स्त्री रोग विशेषज्ञों और प्रसूति चिकित्सकों की जरूरत है। उनका जवाब निर्णायकों को इतना प्रभावित कर गया कि वह उनकी जीत का अहम पल बन गया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद रीता ने ग्लैमर की दुनिया को स्थायी कैरियर नहीं बनाया। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा और आगे चलकर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। रीता फारिया की कहानी एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने की कथा मात्र नहीं, बल्कि यह उस महिला की कहानी है जिसने साबित किया कि अपने सपने भी खूबसूरती के साथ बुद्धिमत्ता शिक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन से ब्लू वाटर जैसे 400 फीट गहरे पानी में चल रही थी तलाश। हर किसी की नजर टिकी थी आदिल को खोजने पर। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन गहराई के कारण हर कोशिश नाकाम थी। यहां तक कि रविवार को नौसेना की टीम भी रायपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले शनिवार देर रात
कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का रुख बदल दिया। रात करीब 12 बजे के बाद ब्लू वाटर पॉइंट में पानी की सतह पर एक शव तैरता दिखाई दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1:30 बजे बोट की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान मौदापारा निवासी आदिल खान के रूप में हुई। आदिल बुधवार शाम इसी ब्लू वाटर पॉइंट में डूब गया था। इसके बाद से लगातार उसकी तलाश हो रही थी। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की करीब 400 फीट गहराई। रेस्क्यू टीम के पास मौजूद अंडर वाटर कैमरा भी करीब 100 फीट तक ही काम कर पा रहा था। ऐसे में पानी के गहरे हिस्सों में तलाश करना बेहद मुश्किल था। परिवार ने भी हार नहीं मानी और निजी कंपनी की मदद से बोरवेल कैमरे के जरिए तलाश कराने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन बाद आखिरकार आदिल का शव खुद पानी की सतह पर आ गया। जिस शव को खोजने के लिए 3 दिनों तक रेस्क्यू टीमें जुटी रही, वह आखिरकार नौसेना के पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही बरामद हो गया। इस पूरी घटना ने ब्लू वाटर पॉइंट की गहराई और वहां मौजूद सुरक्षा इंतजामों पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं और लगातार हो रही मौत ने अब यह कह दिया है कि अब प्रशासन को कम से कम चेत जाना चाहिए और आजू बाजू कटीले तार या बाउंड्री खींचकर इस ब्लू वाटर का जो पानी का वहां जमावड़ा है उसे रिस्ट्रिक्टेड करना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के फुंडहर गौठान से आई तस्वीरें और हालात कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जिस गौठान की क्षमता महज 260 मवेशियों की है, वहां संख्या बढ़कर 600 पहुंच गई है। यानी क्षमता दुगने से भी ज्यादा मवेशी एक ही जगह पर मौजूद है और अब हालात इतने बिगड़ गए कि सिर्फ 2 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 2 दिनों में 10 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। करीब 8 एकड़ में फैले इस गौठान में मवेशियों के लिए 3 शेड है, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या की वजह व्यवस्था पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। चारे के लिए होने वाली छीना झपटी में कमजोर मवेशी पीछे रह जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं और दूसरे मवेशियों की चपेट में आने से उनकी मौत तक हो जाती है। नगर निगम की माने तो आसपास के ग्रामीण बीमार और सड़क हादसों में घायल मवेशियों को भी गौठान के गेट पर छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के गांवों से मृत मवेशियों को भी यहां लाकर छोड़ने की शिकायतें सामने आई है। वीआईपी रोड के किनारे स्थित होने की वजह से यह गौठान ऐसे मवेशियों का भी ठिकाना बन गया है। दूसरी बड़ी परेशानी, गौठान संचालक को करीब 8 महीने से भुगतान नहीं मिला है। संचालक का कहना है कि भुगतान अटकने से व्यवस्था चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालात को देखते हुए नगर निगम ने जांच कमेटी बनाई और करीब 300 मवेशियों को धनेली गौठान में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। निगम ने भी माना है कि फुंडहर गौठान ओवरलोड है। सवाल यह है कि गौठान का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ मवेशियों की संख्या कम करने से हालात सुधरेंगे या फिर चारे, इलाज और प्रबंधन की व्यवस्था में भी बड़े बदलाव की जरूरत है और पैसों की व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत है। हम अक्सर पूछते हैं कि फिल्मों में कहानी बड़ी होती है या स्टार। बेहद सफल निर्देशक राजकुमार संतोषी का जवाब बिल्कुल साफ है। उनके लिए सबसे पहले कहानी आती है, फिर स्टार, स्केल और बॉक्स ऑफिस का नंबर। अपनी नई फिल्म बंटवारा 1947 के जरिए एक बार फिर सनी देओल के साथ पर्दे पर लौटे राजकुमार संतोषी ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेंड के हिसाब से फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की। संतोषी के मुताबिक उनकी फिल्मों में कहानी और किरदार सबसे अहम रहे हैं, चाहे घायल हो, दामिनी हो या घातक। उनकी फिल्मों के किरदारों के सामने एक ऐसा मोड़ आता है जहां उन्हें तय करना पड़ता है कि गलत होता देखकर चुप रहना है या उसके खिलाफ खड़ा होना है। बंटवारा 1947 में भी यही सोच नजर आती है। फिल्म में सनी देओल ने दमदारी से सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाया है, जो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ता बल्कि दूसरे इंसान की हिफाजत, इज्जत और इंसानियत के लिए भी खड़ा होता है। मूल प्ले से फिल्म में बदलाव को लेकर संतोषी ने बताया कि सिकंदर मिर्जा के किरदार को फिल्म में ज्यादा सक्रिय बनाया गया है। उनका मानना है कि थिएटर और सिनेमा की भाषा अलग अलग होती है, इसलिए कहानी को बड़े पर्दे के हिसाब से ढालना जरूरी था। सनी देओल की लार्जर देन लाइफ इमेज पर भी उन्होंने कहा कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंसिटी मजबूत है।
लेकिन हर फिल्म में उसे एक ही अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किरदार के भीतर इमोशनल कंट्रोल भी जरूरी है। वही अंदाज अपना अपना दो को लेकर संतोषी ने कहा कि सिर्फ पुराने किरदारों को वापस लाने से बात नहीं बनेगी। अगर फिल्म बनती है तो नई कहानी और वही कॉमिक एनर्जी जरूरी होगी। यानी संतोषी के लिए आज भी ट्रेंड नहीं, कहानी सबसे पहले है। आज के चर्चा में इतना ही। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगती है, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।